नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम आए उससे जो महाराष्ट्र की सियासत है उस पर भी उसका असर दिखाई दे रहा है। महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो उस महाविकास अघाड़ी में भी अब सरगर्मियां देखी जा रही हैं। महाविकास अघाड़ी की बैठक में अब ये तय होना शुरू हो गया है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से ये जो दल हैं वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसको लेकर के फिलहाल तैयारियां वहां पर शुरू हो गई हैं। हालांकि इन सबके बीच में अजीत पवार का एक बयान ऐसा भी आ गया है जो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के लिए सुकून भरा है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट का जो है वो चिंता बढ़ाने के जैसा उनका बयान है। अब बात इन दोनों चीज़ों पर। शरद पवार के आवास पर महाविकास अघाड़ी के जो दल हैं उनकी एक बैठक हुई बीते रविवार, जिसमें ये तय किया जाना, जब इस मीडिया के सामने बातचीत में अजीत पवार ने ये खुलासे किए कि इस बैठक में इस चीज़ पर चर्चा हुई कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे, किस तरीके से कैंडिडेट डिसाइड होंगे, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाने की तैयारी में महाविकास अघाड़ी है। पवार ने ये भी कहा कि एक जो महाविकास अघाड़ी के दल हैं तीनों, वो उनके अपने अपने दलों से दो दो नेताओं के नाम देंगे और उन नामों से एक कमेटी बनाई जाएगी जो ये डिसाइड करेंगे, जो ये तय करेंगे कि किस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए इन दलों से उम्मीदवार तय किए जाएं। अब जो लोकसभा की स्थिति है, 48 सीटें यहाँ पर हैं लोकसभा की महाराष्ट्र के अंदर। इन सीटों पर जो स्थिति थी, साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थीं, 18 सीटें शिवसेना के खाते में गई थीं, 4 सीटें एनसीपी के खाते में गई थी और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी। तब शिवसेना जो थी वो एकजुट थी, तब शिवसेना में बंटवारा नहीं हुआ था। उस समय का ये डेटा है। अब इस समय एक बार फिर से जब साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं तो ऐसे में इसकी तैयारियों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। एमबीए की बात तेज़ी से हो रही है, किस तरीके से एमबीए जो है वो चुनाव में उतरेगा और कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीतियाँ बना करके उनको हराने का जो काम, जिसकी बात बार बार जो हो रही है, जिसका दावा बार बार किया जा रहा है, वो किस तरीके से पूरा होगा। इसके अलावा अजीत पवार ने अपने बयान में एक चीज़ और कही। अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को लेकर के बयान दिया कि ये सरकार गिरेगी नहीं। दरअसल वो बयान दे रहे थे जो 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला है उस पर। उन्होंने कहा कि अगर ये 16 विधायक अयोग्य करार दे भी दिए जाते हैं तो भी ये जो सरकार है वो स्थिर रहेगी, सरकार गिरेगी नहीं। निश्चित तौर पर अजीत पवार का ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है उसकी मुश्किलें, उसकी चिंताएं जो है वो बढ़ाएगा। अब जो अजीत पवार का बयान है उस पर आंकड़ों के हिसाब से एक नज़र डाल लेते हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। इसमें जब चुनाव हुए थे 2019 में, उस समय जो परिणाम आए थे, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 106 सीटें गई थीं, शिवसेना के खाते में 55 सीटें गई थीं, एनसीपी को 53, कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं। इसके अलावा 13 निर्दलीय थे और बाकी कुछ अन्य दल जो छोटे छोटे वहाँ पर दल हैं उनके हिस्से में भी सीटें गई थीं। तो ये उस समय का बंटवारा था, उस समय की सीट का जो है हिस्सेदारी थी। बाद में एमवीए एक साथ हुआ और एमवीए ने अपनी सरकार बनाई। इसके बाद जब सरकार चल रही थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से शिवसेना के अंदर एक बड़ी टूट-फूट हुई, जो काफ़ी एक लंबा नाटकीय घटनाक्रम चला, जिसमें पहले 16 विधायकों के टूटने की बात हुई, फिर उनके अयोग्यता की बात हुई। बाद में दावे हुए कि करीब करीब 50 तक विधायकों की संख्या ले जाई गई कि वो सारे विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे की तरफ जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में एक बड़ी टूट-फूट हुई। और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ एकनाथ शिंदे मिले और वहाँ पर सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। बहरहाल ये सारा जो कवायद है ये चलती रही। 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला भी पेंडिंग रहा और ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों से उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र की पूरी घटना को लेकर के अपना फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने
इस्तीफ़ा दे दिया था, इसलिए उनकी सरकार को दोबारा से नहीं बनवाया जा सकता है, सरकार को रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की थी। राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे, स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठाए थे। राज्यपाल को पार्टी बनने के लिए जो है वो कड़ी फटकार भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई थी। तो इन सारे घटनाक्रमों के बीच में अब जब फिलहाल की जो स्थिति है, अगर हम उसकी बात करें तो शिवसेना का शिंदे गुट जो है और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों का आंकड़ा अगर मिला दिया जाएगा तो ये नंबर 145 पर जाकर के पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम अन्य जो तमाम निर्दलीय से लेकर के जो दूसरे दल हैं जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर उनको भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़े जो है वह 162 तक चले जाते हैं। ऐसे में अगर 16 विधायक अयोग्य भी करार दे दिए जाते हैं तो भी इस शिंदे और फडणवीस गुट के पास जो है वो एक विधायक बहुमत से अधिक रहेगा, यानी 145 जो जरूरी आंकड़ा है उससे एक ज़्यादा यानी 146 की संख्या इस गुट के पास तभी भी रहेगी। और इसी चलते अजीत पवार का ये बयान आया है कि अगर 16 विधायक अयोग्य भी करार दिए जाते हैं तो भी फडणवीस और शिंदे की सरकार स्थिर रहेगी, सरकार नहीं गिरेगी। उधर दूसरी तरफ इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तेजी दिखाते हुए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने 79 पन्नों की एक चिट्ठी डिप्टी स्पीकर को सौंपी। दरअसल चूंकि स्पीकर लंदन की यात्रा पर थे इसलिए चिट्ठी डिप्टी स्पीकर को सौंपी गई। हालांकि आज सुबह जो है जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, उनकी वापसी हो चुकी है। अपनी वापसी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नार्वेकर ने बात स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार सारी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तय सीमा में ये कार्रवाई हो और सही तरीके से सही समय पर कार्रवाई कर दी जाए, उसी के हिसाब से हम प्लान करेंगे, सारे पक्षों की जाँच करेंगे। पहले ये तय करना होगा कि राजनीतिक दल है किसका, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें की जाएंगी, उसी के हिसाब से इस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, नियम कानून के हिसाब से इस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही कि जो उद्धव ठाकरे गुट ने भले ही 15 दिन का समय दिया हो तो उसके वो अलग अलग चीज़ें हैं, कोई 15 दिन में कह रहा है, कोई 20 दिन में और कोई 2 महीने के समय में फैसला लेने की बात कह रहा है, पर ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। नियम कानून के हिसाब से जल्दी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो चीज़ें होनी होंगी वो कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए फिलहाल उन्होंने कहा कि वो प्रयासरत हैं। तो अब ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की तैयारी कर रहा है, उसकी उम्मीदवारी तय करने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार का ये जो बयान है उसने सियासी हल्के में एक बार फिर गर्मी इसलिए पैदा कर दी है कि बीते दिनों अजीत पवार को लेकर के लगातार मीडिया में ये खबरें चलाई गई कि जल्द ही अजीत पवार जो है वो एनसीपी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने खुद एक बयान दे दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उस बयान ने इस सारी चीज़ों को और ज़्यादा हवा दी थी, इस सारे विवाद को और बढ़ाया था। बाद में शरद पवार और वो एक मंच पर आ गए थे और फिर उसके बाद दूसरे दिन दूसरी चीज़ें, जब दूसरी बैठकें हुई तो उसमें ये अलग अलग भी चीज़ें देखने को मिली थी और इसको लेकर के महाराष्ट्र की सियासत लगातार गर्म रही, कई तरीके की चर्चाएँ चलती रही। हालाँकि अब फिर इस बैठक के बाद एक बार दोबारा अजीत पवार ही मीडिया को संबोधित करने आए थे, तो कहीं ना कहीं एक पैचअप भी दिखाई देने लगा है। अब अजीत पवार के इस तरीके के बयान महाराष्ट्र की सियासत को गर्म करते रहेंगे। चुनाव की संभावना देखा जा रहा है कि लोकसभा 2024 के चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। इस तरीके की संभावनाओं को अब बल मिलता दिखाई दे रहा है। बहरहाल ऐसी स्थिति में चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र भी देखा जाए तो अजीत पवार का सुर्खियों में बने रहना आवश्यक हो जाता है। तो अब ये इस तरीके की जो खबरें हैं, इस तरीके की जो तमाम सुर्खियां हैं वो हमें देखने को मिलती रहेंगी और जैसे जैसे चुनाव और करीब आता जाएगा इन सुर्खियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। धन्यवाद।